साइंस जो है केम फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया मीन्स नॉलेज। कहाँ से आया? नॉलेज। और इसी को कहते हैं विज्ञान और इल्म। टू नो, किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। विज्ञान के अंदर बहुत सारा कैटेगरी हुआ, जिसमें एक कैटेगरी है फिजिक्स। फिजिक्स आया फ्यूसिस वर्ड से, इसका मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। नेचर, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। जैसे बारिश का होना, दिन रात का होना, ये सब फिजिकल फिनोमेना है। उसका स्टडी किसके अंदर करते हैं हम लोग? फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। साइंस के एप्लीकेशन को क्या कहते हैं हम लोग? टेक्नोलॉजी कहते हैं। मेन थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स मतलब पिलर, थ्रस्ट मतलब पिलर। फिजिक्स किस चीजों पे खड़ा है? दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। तो हाउ मेनी थ्रस्ट पिलर? टू मेन थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। नंबर वन इज कॉल्ड यूनिफिकेशन and number two is called reduction. These 2 points are very important. Unification means various physical phenomena when explained by a single law या a single law applicable for various physical objects, then it is called unification. एक ही लॉ बहुत जगह अप्लाई हो जाए, that is called unification. जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एक मास m1 है, दूसरा m2 है, अगर रख दीजिए एक दूसरे के सामने, they will attract each other and the force of attraction is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their separation. आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक मास है, और आगे भी पढ़ेंगे हम 11th में। एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन r है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, वो अपने मास के वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एंड दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज एक्टिंग बिटवीन दिस मार्कर एंड अर्थ। क्या कर रहा है? मार्कर को छोड़ रहा है, अर्थ क्या कर रहा है? खींच ले रहा है। वी कैन एक्सपीरियंस, हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं ये फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से कहां जा रहा है? ये नीचे जा रहा है। The Newton's law of gravitation is acting between this marker and this earth, this water bottle and earth also. वही लॉ लगेगा ना कि अलग लग जाएगा? वही फॉर्मूला लगेगा। अर्थ एंड मून वही फॉर्मूला लगेगा, अर्थ एंड सन वही फॉर्मूला लगेगा। इट मीन्स एक ही लॉ बहुत सारे ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। इसका मतलब यूनिफिकेशन, एकता, यूनिफाई करना, एकत्रित करना। तो एक ही फॉर्मूला अगर बहुत जगह अप्लाई हो जाता है, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। पहले क्या था? लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को अलग ब्रांच समझते थे, मैग्नेटिज्म को अलग समझते थे। अब जाके लोगों को पता चला कि किसी भी मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से होता है, और इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन दैट इज करंट प्रोड्यूस करता है। तो बाद में पता चला कि इसको मिला के एक ब्रांच बना दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यूनिफाई कर दिया। क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यूनिफिकेशन। दूसरा क्या है? मेन थ्रस्ट पिलर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में दो पिलर है, मेन थ्रस्ट है कौन कौन सा?
यूनिफिकेशन, दूसरा रिडक्शन। कोई कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, कोई कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, उसको एक्सप्लेन करना है। इफ देयर इज सम कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, और उसको क्या करने जा रहे हैं हम लोग, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हाउ वी एक्सप्लेन, मान लीजिए इस क्लासरूम के अंदर अगर हमने हीटर जला दिया और क्लासरूम का टेम्परेचर बढ़ गया, तो आखिर क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ाने से, हीटर के लाने से जो क्लास का टेम्परेचर बढ़ गया? तो हम छोटा सा सैंपल लेंगे और उसका टेम्परेचर बढ़ा के देंगे, गैसेस मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो कोलिजन करेगा, कोलिजन करेगा तो हीट का ट्रांसफर करेगा एक जगह से दूसरे। तो हम छोटा सा सैंपल लेकर के उसमें हमने देख लिया और कहा कि ऐसा ही कुछ पूरे क्लासरूम के अंदर हो रहा होगा, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। आप देखते होंगे इलेक्शन वगैरह होता है, तो इलेक्शन जिस दिन होता है उस दिन के बाद मीडिया वाला सब चिल्लाना शुरू कर देता है ना, वोट का रुझान इधर है, ये पार्टी जीतेगा। हमने सर्वे कराया है, सर्वे सबका करा लिया, क्या किया, 500 आदमी, 1000 आदमी, 2000 आदमी, 5000 आदमी का क्या किया, उसने सर्वे कर लिया और कहा कि अब उसमें देख लिया कि एक पार्टी को ज्यादा मिल रहा है, तो उसी आधार पे बोल दिया कि इसकी सरकार बनने वाली है। तो क्या देखे, वो पूरा का तो सर्वे किया नहीं, क्या कि छोटा सा रिड्यूस फॉर्म लिया, इसका देखा, बोला ऐसा ही हो रहा होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। तो फिजिक्स में भी बहुत सारी फेनोमेनाएं हैं, घटनाएं हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, बड़े लेवल पे हो रही है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा सैंपल ले लिया एंड दैट सैंपल इज कॉल्ड रिडक्शन। कितना नोट कर लीजिए जो नए हैं। आज का क्लास वही पढ़ाएंगे जो टेस्ट में आने वाला है ना। 9-10 हो रहा है।
डन। नेक्स्ट इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, इसका वीडियो डाला गया था ग्रुप में, देखिए एक बार पलट के। ग्रुप है ना, मोबाइल है, नहीं रहा है। ग्रुप में नहीं लाए हैं, मोबाइल निकालिए, देखिए कहीं पे होगा। देखिए फिर से हमने पोस्ट किया ग्रुप में, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। Without a domain, your website is invisible. With hosting a domains, you are in business. Every website needs a good name. ये 1 घंटे का वीडियो है, मैंने फिर से ग्रुप में रीपोस्ट कर दिया है, ठीक है। तुम हो ना ग्रुप में, 11th वाले में कि 12th वाले में? 12th में भेज देते हैं। वॉच वीडियो, ठीक है। लिंक शेयर्ड इन योर ग्रुप, ठीक है। 1 घंटे का वीडियो है, हम अपना 1 घंटा अभी सेव कर रहे हैं। उस 1 घंटे के वीडियो से 5-6 क्वेश्चन है, इसलिए उसको जाके जरूर हेडफोन लगा के 1 घंटा कॉपी कलम लेके देख लीजिएगा, ठीक है। पक्का ना, छूटना नहीं चाहिए। 5 हम कम ही बोल रहे हैं, 10 तक हो सकता है क्वेश्चन, और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आराम से बैठ के देख लीजिए, ठीक है। अब भाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स के बारे में क्या कहा मैंने, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू है जिससे हम किसी चीज को मेजर करते हैं। क्या है? एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू है जिससे हम किसी चीज को मेजर करते हैं। कोई पूछ दे व्हाट इज यूनिट, क्या बोलेंगे? इट इज एन स्टैंडर्ड, इट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू बाय विच वी मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास के लिए यूनिट क्या होगा? 1 kg। शुरुआत में 1 kg का कोई बटखरा लिया होगा, बनाया होगा ना शुरुआत में कोई, अपने आप आ गया, ऊपर से गिरा और धरती पे, आज से 1 kg मानो,
फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट कमिटी ने गठित किया कि प्लैटिनम और इरिडियम का एक सर्टेन सब्सटेंस लिया और कहा कि आज से पूरे वर्ल्ड में इसको 1 kg माना जाए। फिर बाकी कंट्रीज के लोगों ने, साइंटिस्ट ने इसका कॉपी कर लिया, क्लोन कर लिया बहुत सारा, और अपने अपनी जगह लेके आ गए। किस मटेरियल का बना हुआ था? प्लैटिनम एंड इरिडियम का। बड़ा महंगी धातु आती है। क्या हर जगह यही लोग यूज कर रहा है? सोना से भी महंगा। लोग क्या किया? लोहा का बटखरा यूज कर रहा है। गांव में चलिए पत्थर भी तौल देता है 1 kg का। तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू से कंपैरिजन कर लिया। मेजरमेंट क्या? यूनिट क्या था? स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू, जिससे हम मेजर करते हैं किसी चीज को। और मेजरमेंट क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का तुलना बताता है, कंपैरिजन बताता है कि स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू का कितना गुना ज्यादा है। अगर मेरा एक बटखरा होता है 1 kg का, अगर इससे आप 50 गुना ज्यादा है तो आपका मास कितना होता है? 50 kg। वो 40 गुना इससे ज्यादा है तो आपका मास कितना होगा? तो आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में? मेजरमेंट में कंपैरिजन देख रहे हो। 1 kg का मेरे पास मीटर होता और कहते कि मापो यहां से वहां तक कितना होगा, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 4.5 गुना, ऐसे करते ना। तो आप स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू से जब किसी चीज की तुलना करते हैं उसको क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है। कौन कौन सा? एक उसका यूनिट पता हो, दूसरा मैग्नीट्यूड, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हमने बोला आप जाइए किराना वाले के शॉप पे, बोलिए कि भैया प्याज दे दो, कितना? तो बोलिए केजी। कितना केजी? बोलेगा सिर्फ केजी। गुस्सा आ जाएगा वो, पूछेगा आपसे कितना केजी? 5 kg, 10 kg, 15 kg। आप बोलबे मत कीजिए, सिर्फ बोलिए केजी। नहीं देगा, गुस्सा के भगा देगा। दूसरी बार जाइए, बोलिए भैया 5 प्याज चाहिए, 5। अब बोलिए ही मत, देगा? नहीं देगा, 5 उठा के दे देगा। हो सकता है 5 kg दे देगा, तो क्या है 5 क्विंटल दे देगा। तो 2 चीज बहुत जरूरी होती है किसी भी मेजरमेंट में। कौन कौन सा? एक होता है न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा क्या होता है? यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा क्या होता है? यूनिट। उसके बिना अधूरा है मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी के लिए 2 चीज जरूरी होती है। एन फॉर न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा यू फॉर यूनिट। एग्जाम्पल में 5 kg, 5 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू, केजी क्या है? यूनिट। 400 ग्राम, 400 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू। 1 आवर, 1 घंटा, न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट ऑफ टाइम, है ना। तो 2 चीज बहुत जरूरी है। कभी कभी लिखते हैं ना, चलिए उसके बाद लिखते हैं। फिर यूनिट का क्लासिफिकेशन हुआ। यूनिट का क्या हुआ? क्लासिफिकेशन हुआ। ओल्ड क्लासिफिकेशन में हम लोग यूनिट्स को 3 तरह से बांटे। एक सीजीएस, दूसरा एमकेएस और तीसरा एफपीएस। सी फॉर सेंटीमीटर लेंथ के लिए, यहाँ एम फॉर मीटर लेंथ के लिए, और एफ फॉर फुट लेंथ के लिए, जी फॉर ग्राम ये लेंथ के लिए, ये मास के लिए। यहाँ एम फॉर या के फॉर किलोग्राम, स्मॉल के स्मॉल जी, और यहाँ पाउंड के लिए पी। एस फॉर टाइम के लिए सेकेंड, इसमें भी सेकेंड, इसमें भी सेकेंड। इंडिया में सबसे पॉपुलर कौन सा हुआ? वी इंडियन यूजिंग दिस वन, एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम। अभी भी यूएस में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, दे आर फॉलोइंग एफपीएस सिस्टम, है ना। हमारे यहाँ 1 kg का पैकेट आता है, उनके यहाँ पाउंड में आता है ना। हमारे यहाँ जाइएगा तो वजन बताता है केजी में, वहाँ पाउंड में। हाँ हाँ, इंडिया में सिर्फ केक पाउंड में मिलता है, सही बोल रहा है। आया भी तो उन्हीं के कल्चर से केक का कॉन्सेप्ट। 1 kg का केक नहीं मिलता है। 1 पाउंड कितना के बराबर होगा? 452-53 ग्राम के आसपास आता है। 452 ग्राम, आधा केजी से भी कम।
453 kg 59 ग्राम, सॉरी 453, मोटा मोटी मारो ना, 453 ग्राम, 453 ग्राम, आधा केजी से थोड़ा कम होता है, 47 ग्राम। डन। इस सब का वीडियो ले लिए हैं आप लोग, देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे हैं आप लोग, लिए हैं? अच्छा ठीक, बेसिक कर लियो ना, बेसिक का बेस मजबूत कर लीजिए, ठीक है? ये तो हम करा ही देंगे, इसमें कोई पंगा नहीं, डायमेंशन से करवा देंगे फिर उधर। चलो देखो, यूनिट्स हो गया। फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो आया, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बना। क्या बना? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। यहां से यूनिट्स को क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरी में। एक को कहा गया फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। दूसरे को कहा गया डिराइव्ड यूनिट, और तीसरे को कहा गया सप्लीमेंटरी यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब बेसिक, बेसिक मतलब जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके, जिसको आगे चल के डिवाइड नहीं किया। घर बनाने के लिए बेसिक चीज क्या चाहिए? ईंटा चाहिए, छड़ चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, आदमी चाहिए, है ना, जमीन चाहिए। अब आदमी को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? टूटेगा? बन जाएगा? ईंटा को तोड़ोगे क्या मिलेगा? छोटा ईंटा। लोहा का रॉड है, तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? छोटा रॉड। और घर तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ईंटा भी मिलेगा, बालू भी मिल जाएगा, रॉड भी मिल जाएगा, और सबसे मिलके, और यही फंडामेंटल को तोड़ोगे तो वही मिलेगा। और उसी फंडामेंटल को मिला के घर बना दीजिए, मूवी बना दीजिए, अपार्टमेंट बना दीजिए, हॉस्पिटल बना दीजिए, तो चीजें तो बहुत बन जाएगी, लेकिन फंडामेंटल फर्दर डिवाइड नहीं हो। तो साइंटिस्ट ने शुरू में माना ही होगा कि किसको किसको फंडामेंटल माना जाए। तो उन्होंने 7 फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल कैटेगरी में रखा। कितने को? 7। फंडामेंटल यूनिट्स कितने लिए? 7। 1 2 3 4 5 6 and 7। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, और उसका यूनिट। हम यूनिट्स का सिंबल डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है? यूनिट सिंबल। एक वर्ड यहां पे यूज किया हमने, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी को, राशि को अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर लें तो उसको क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। दिस डस्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसको माप सकते हैं आप, बटखरा पे रखिए, इसका वजन बता दीजिएगा। इस क्लासरूम में हवा का वॉल्यूम कितना होगा? पकड़िएगा वर्ड एयर मॉलिक्यूल, कैसे मेजर कीजिएगा? क्लासरूम का जो वॉल्यूम होगा वो निकाल लें, और कहें जो क्लासरूम का वॉल्यूम है वही इस क्लासरूम में एयर का भी वॉल्यूम होगा। डायरेक्टली मेजर किए कि इनडायरेक्टली?
इनडायरेक्टली। लेकिन ऐसा भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, इसको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, मुझे आज बहुत तकलीफ है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, जैसे सागर में गहराई, समुद्र में पानी। बाल्टी लेके नापोगे? कैसे नापोगे? हैं? माप सकते हैं? उसको आप माप ही नहीं सकते, लोग अपने मन से मान लिए। नहीं। इमोशंस, आज मैं बहुत खुश हूं, फीलिंग्स, मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत तकलीफ है, क्या चीज से मापिएगा? कोई मेजरमेंट करने के लिए यंत्र नहीं बना है। इसको क्या कहेंगे हम? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, इमोशंस, फीलिंग्स, हैप्पीनेस, लव, दीज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आत्मा, सोल, क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। दिस क्वांटिटी एग्जिस्ट, पाया जाता है, लेकिन उसको आप मेजर, आने वाले टाइम में कोई साइंटिस्ट निकल जाए उसको भी माप ले, है ना? वी डोंट नो। अब आइए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? फंडामेंटल यूनिट्स की। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट लाइक मास, मास, मास के लिए क्या होगा यूनिट? कौन सा जी? स्मॉल के स्मॉल जी। लेंथ, लेंथ के लिए मीटर, टाइम सेकेंड, स्मॉल एम एंड स्मॉल एस। करंट, कैपिटल ए, एम्पियर। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, कैपिटल के ऐसे लिखे कैपिटल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, स्मॉल सी स्मॉल, क्या ये कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको कैंडेला, ज्योति तीव्रता, ब्राइटनेस, इसको किसे मेजर करते हैं? कैंडेला में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, खूब केमिस्ट्री में यूज कर रहे होंगे। किसमें यूज करते हैं? मोल होता है, एमओएल मोल, शॉर्ट में लिखते हैं एमओएल। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या तो फंडामेंटल होगा या फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से बना होगा, उसको डेराइव बोलेंगे। तो या तो फंडामेंटल होगा या फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से बना, जिसको हम डेराइव्ड यूनिट कहेंगे। तो आता है यहाँ पे दूसरे तरह का कैटेगरी, लिख रहे हैं ना? लिख लिए हैं। तो दूसरे तरह का कैटेगरी क्या आता है? तुम लिख लिए हो? लिखना तो लिख लो। मनीष है ना यहाँ? सोया हुआ था। और उसका क्या हाल है? एक और था, क्या नाम उसका? राज आनंद। उसका क्या पढ़ाई हो रहा है अभी? आया था? अच्छा, उसको तुम जानते हो? कैसे? हाँ जी, राज आनंद कोटा रिटर्न है।
कहाँ है तुम्हारे? अच्छा, घूमने के लिए क्लास कराओ, हो गया, कोटा रिटर्न हो गया। डन, बढ़े। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, SUBSTANC। तुम्हारा ही साथी है, कितना नंबर लाया वो? 400, तो कितना हो गया? 80%, 81%। बिहार बोर्ड, CBSE। काहे आ गया कोटा से? अच्छा, मन नहीं लगा। वहाँ पे कोई पूछने वाला, पेरेंट्स भी नहीं जा सकता ना, नज़दीक तो है नहीं। और सबसे मज़ेदार बात है कि वहाँ एयरपोर्ट भी नहीं है। दिल्ली उतरी है, फिर दिल्ली से 6-7 घंटा का रास्ता है। इसने लॉकडाउन में जो लोग फंसा है उसकी हालत खराब है। ये जो खिलाया है एलन में खिचड़ी, उस खिचड़ी की हकीकत सुनोगे ना तो मतलब मजबूरी में बच्चा लोग खाया, पिल्लू था सब में। ठीक है। हाँ, मेरा भांजा था वहाँ पे, बता रहा था, भंडारा जो लगाता था ना, उसमें जो खिलाता था ना, बोला खाया नहीं जाता था, बोला चिप्स उप्स खा के रहते थे। अमाउंट ऑफ, चलिए उसके बाद आइए डिराइव्ड यूनिट। सेकंड कैटेगरी क्या है? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू, it is a combination, COM, it is a combination of two or more than two fundamental units. It is a combination of two or more than two fundamental units. एग्जाम्पल के तौर पे एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ या विड्थ। तो लंबाई को भी हम मीटर में और चौड़ाई को भी मीटर में, तो मीटर मीटर क्या हो गया? इसमें क्या ठो फंडामेंटल यूज हुआ? लेंथ का फंडामेंटल क्या है? मीटर। दो फंडामेंटल यूज हुआ, दो या दो से अधिक, क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। किस यूनिट कैटेगरी में आ गया? कितने तरह का फंडामेंटल है इसमें? एक ही तरह का है ना, लेकिन दो बार आया। डिराइव होने के लिए दो बार आना इंपॉर्टेंट है, एक ही तरह का उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दो या दो से अधिक आया, किस कैटेगरी में डाल देंगे? चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो। नेक्स्ट, वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्या हो गई? मीटर। कितना फंडामेंटल है इसमें? तीन। कितने तरह का है? किस कैटेगरी में गया? डिराइव। आता मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास को किस से मापेंगे? केजी में, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब। ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा? केजी इंटू मीटर के पावर -3। NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 218, अपेंडिक्स A9 1 to 30। देखिए,
1 से 30 फिजिकल क्वांटिटी का टिप ऑफ टंग कौन सा फिजिकल क्वांटिटी और उसका क्या रिलेशनशिप है, ये याद होना चाहिए। एक से 30 तक है ना। आगे बढ़े। याद भी रख लेना। थर्ड कैटेगरी इज सप्लीमेंटरी यूनिट्स। मान लीजिए किसी को क्रॉस कर लग गया 10th में केमिस्ट्री में, उसका कंपार्टमेंट देता है ना, उसका सप्लीमेंट्री देता है। ऐसा नहीं कि फेल किया केमिस्ट्री में देगा फिजिक्स, केमिस्ट्री के बदले में केमिस्ट्री देगा। दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। आपको हमने ये मार्कर दिया खुश होके और आपका पेन ले लिया, दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। बदले में कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्स देना, किसी को बधाई देना। तो क्या किसी को आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या उम्मीद करते हैं कि पलट के वो भी बोले अच्छा तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। उम्मीद नहीं करना, भले बोल दे तो अलग बात है ना। कॉम्प्लीमेंट्स, हमने आपको खुश होकर ये मार्कर दे दिया, आपको इसके बदले में कुछ नहीं लिया, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। होटल्स बुक करते हैं, लिखा रहता है ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब फ्री में मिलेगा, फ्री में मिलेगा, लेकिन उस समय बड़ा चालू रहता है ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री और टाइम रहेगा 7 से 9, 7 से 9 बजे तक फ्री रहेगा, 9 बजे के बाद जाइएगा तो फ्री नहीं मिलेगा। होटल में क्या लोग सोया हुआ 10 बजे उठा, तो ब्रेकफास्ट खत्म हो गया, हटा लेता है। तो देयर, इसी तरह से यहाँ पे यूनिट में भी 2 यूनिट को रखा गया सप्लीमेंट्री कैटेगरी में, मतलब बदले में यूज किया गया, फंडामेंटल के ही तरह है ये, बदले में यूज किया गया किसको, 2। एक को कहा गया प्लेन एंगल और एक को कहा गया सॉलिड एंगल। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इस बार नीट 22 में ये क्वेश्चन पूछा है ना। प्लेन एंगल कहते हैं 2 डायमेंशनल एंगल, 2 डायमेंशनल एंगल, 2D एंगल, डी फॉर डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल क्या होता है, 2 डायमेंशन, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये वाला जेड एक्सिस, तो ये जो बना इसको प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन, या 2D कहते हैं। 2 एक्सिस मिलके क्या बनता है, प्लेन। ये बोर्ड क्या है, 2D है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इधर क्या होगा, जेड एक्सिस। तो एक्स और वाई मिलके क्या बना, ये प्लेन बना। इस पे मान लीजिए हम कोई 2 लाइन खींच दिए और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, उसको क्या कहेंगे हम, प्लेन एंगल। तो अभी तक जो 9-10 में जो लाइन ड्रॉ कर रहे थे, मान लीजिए एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, ये ए है और ये बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो ये आप प्लेन में खींच रहे हैं, ये एंगल क्या है आपका, प्लेन एंगल। इसका यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। हम लोग को सिखाया गया डिग्री, क्या सिखाया गया, डिग्री। तो डिग्री और रेडियन में क्या फर्क है, तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, तो पाई/2 रेडियन बराबर 90 डिग्री, पाई/3 बराबर 45, 60 डिग्री। इसके पहले नीट में पूछा, अच्छा डिग्री से छोटा भी यूनिट होता है भाई, है ना। 60 मिनट बराबर 1 डिग्री और 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट।
डबल रहेगा तो सेकेंड, और ये यहाँ पे सेकेंड और मिनट इज द यूनिट ऑफ एंगल। ठीक है, नीट में पूछा गया था कि 1 मिनट में कितना रेडियन होता है। कहाँ पूछा गया था? मेडिकल के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है, पिछले के पिछले साल। इस बार भी वहीं से पूछा, समझो घुमा के, कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये पूछा गया है। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये 22 में पूछा गया है। तो इसको बनाएंगे कैसे? उल्टा बनाएंगे, ठीक है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 180 को मिनट में बदलो 60 से, बराबर हाउ मच? पाई रेडियन। इसलिए 1 मिनट बराबर, ये दोनों उधर जाएगा, पाई बाय 18 गुने 80 रेडियन। सॉल्व करके बता देंगे। है ना? ठीक है, हाँ अब जो भी है निकाल लेना। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, ये थीटा एंगल है, आपने एंगल पढ़ा होगा। अब ज्यादा अच्छा होगा, इसको क्या पढ़िए? प्लेन एंगल। आर फॉर रेडियस, और ये कहलाता है आर्क, एल। आपने पढ़ा होगा एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। अब इसको क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। थीटा बराबर एल बाई आर, इसका यूनिट क्या हो गया? रेडियन। अगर मान लो आर्क है 1 सेंटीमीटर और रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 1 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, कट जाएगा 0.1। क्या लिखोगे? रेडियन। क्या लिखोगे? रेडियन। लेकिन डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, हम आगे बताएंगे। दूसरा एंगल है, नोट हो रहा है? सॉलिड एंगल। बेंच को थोड़ा, ये बैग को थोड़ा आगे रखो तो, अगला बेंच पे। और विकास, विकास ही नाम ना है, विवेक, थोड़ा आगे बैठो तो, अगला बेंच पे। तो देखो, तो 4 आदमी बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं ना? बैग आगे रख दो। यस, हो जाएगा, 4 आदमी के लिए ही बनवाए थे। 4 आदमी टेस्ट दे सकते हैं ना बैठ के?
हाँ, डन, बढ़िया आ गया है ना। बता दो इसको। आ जाओ। सॉलिड एंगल इज 3 डायमेंशनल एंगल। 3 डायमेंशनल एंगल। 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन कैसे बनेगा? एक्स वाई जेड तीनों मिला लेंगे तो क्या होगा? 3 डायमेंशनल एंगल होगा। जैसे ये स्फेयर जो है 3 डायमेंशनल है, नहीं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसके सेंटर पे मान लें तो एक्स वाई जेड तीनों होगा, नहीं? सब स्माइली बॉल लेके इधर उधर निकल गया है। बहुत सारा बॉल था। अभी हम कहाँ घुसाए? एक्स एक्सिस। ये वाला क्या होगा? वाई एक्सिस, है ना? तीसरा क्या होगा? जेड एक्सिस। जहाँ पे सब इंटरसेक्ट कर रहा होगा, मिल रहा होगा इसके बीच में, वो ओरिजिन होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम एक्स एक्सिस को पकड़े हुए हैं, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से एक्स में इधर बढ़ा हुआ है, इधर इतना, वाई में इधर आया हुआ है और जेड में आगे आया हुआ है। देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ देखो, एक्स इधर, वाई, ये पकड़ो ना, ये वाला आगे गए, यहां से आगे गए इतना, क्या होगा? ये एक्स, एक्स, इधर आओ, नहीं ये एक्स, मान लो ये वाला एक्सिस है, एक्स में इधर हो गया, इतना आगे जो होगा वो क्या होगा? एक्स, इतना जो इधर होगा वाई, और इतना जो ऊपर गया क्या होगा? जेड। मतलब इसमें एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी। हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, इसका एक छोटा सा पोर्शन बनाया, ये एक छोटा सा एरिया कट किया हमने, ये ग्रीन वाला, इसके सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होगा? इसके सेंटर पे हमने एक फुटबॉल लिया और हमने कहा कि इस फुटबॉल का एक छोटा सा पोर्शन कट करो, और इसमें सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होगा? ये वाला एरिया, ये एरिया कौन बना रहा होगा? इस कोनिकल एंगल को ही क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। अब इसको ऐसे समझो कि अगर हम क्लासरूम के बीच में आ जाए तो मेरा मुट्ठी सेंटर पे है, ये सामने वाला जो दीवार है टोटल, ये वाला सामने वाला, वो मेरे मुट्ठी में कितना एंगल बना रहा होगा? ऊपर वाला ऐसे मिला देंगे, ऊपर वाला इधर वाला ऐसे मिलाएंगे, इधर वाला ऐसे, और नीचे वाला ऐसे मिलाएंगे, शंकु बन जाएगा। कौन? ये जो एंगल होगा क्या कहलाएगा? कोनिकल एंगल। दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। कैसा एंगल होगा वो? सॉलिड एंगल कहलाएगा। इसको आप ऐसे भी समझो, ये खींचा हमने, अगर ये वाला लाइन ध्यान से देखना, यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 और z भी 0, ये सेंटर है। लेकिन ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है सर्कल डिस्क, जब यहाँ से यहाँ गया तो ये x में इतना आ गया, बोलिए, y में इतना बढ़ गया, या चलिए y में इसको ले लिए, x में इतना बढ़ा, y में इतना बढ़ा,
और z में यहां तक बढ़ गया, ये जो एरिया है ये वाला, यहां पे x भी 0 है, y भी 0, z भी 0, जैसे ये आगे गया तो x में इतना फैल गया, y में इतना फैल गया और z में भी तो आगे बढ़ा। तो ये वाला जो एरिया है इसको ds मान लें, ये वाला, और इसका रेडियस क्या मान लें, r। तो ये जो एक कोण बनाएगा, इस छोटा सा कोण होगा, इसलिए इसको छोटा सा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को इस सिंबल से, इस सिंबल का नाम है ओमेगा, और छोटा सा है इसलिए छोटा सा को d लिखते हैं, d ओमेगा। स्मॉल सॉलिड एंगल, क्या है ये, स्मॉल सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल है, कोई पूछे उसका यूनिट क्या होता है तो बोलिएगा st रेडियन, st रेडियन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SR, क्या बोलते हैं, STE होगा, st रेडियन। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, SR। और न्यूमेरिकली कैसे लिखते हैं, इस d ओमेगा को लिखते हैं ds बाई आर स्क्वायर। क्या लिखते हैं, ds बाई आर स्क्वायर। ds क्या होगा, छोटा सा एरिया, और r क्या होगा, रेडियस। ds होगा छोटा सा एरिया जो कि उसके सेंटर पे एंगल जो बना रहा हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर छोटा सा सॉलिड एंगल बराबर ds बाई आर स्क्वायर, और अगर हम बोलें कि किसी स्फीयर पे सेंटर पे, ये तो छोटा सा सॉलिड एंगल हो गया, छोटा सा एरिया का, छोटा सा एरिया इधर और ले लें तो ये भी बढ़ेगा, छोटा सा एरिया और ले लें। अगर हम कहें कि पूरा का पूरा स्फीयर टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पे टोटल सॉलिड एंगल